बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वज़रा, हुकूमत और हुकूमत के जो हमायती सहाफ़ी हैं, ये सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे अब सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत संभाल लेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत क्यों संभालेगा? और अगर पाकिस्तान की मईशत संभल गई और बेहतर हो गई तो फिर हम सऊदी अरब के या बाकी लोगों के किस काम में रहेंगे? यानी हम तो किसी के काम के नहीं रहेंगे। हम जब तक गरीब हैं, जब तक कमज़ोर हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक हमारी मईशत सिसक रही है, तब तक हम बाकियों के काम आ सकते हैं, तब तक हमसे बात मनवाई जा सकती है। जब हमारे पास पैसे होंगे, मईशत हमारी बेहतर होगी, तब हम किसी की बात क्यों मानेंगे? तो कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे साथ इस किस्म की चीज़ें करना चाहता है या हमारी फ़ौज को, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक माशी तौर पे मजबूत मुल्क बने। क्योंकि इस मुआहदे के हवाले से ना अब जो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अहमद कुरैशी साहब, इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया है कतर के ऊपर, ये रॉयटर्स को बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया सऊदी अरब की जानिब से कि जो कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है दिफा के हवाले से, कतर के ऊपर जो इसराइली अटैक है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया कतर के ऊपर, उसका इस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मामला तय पाया, इसके साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि जी ये बड़े अरसे से सऊदी अरब करना चाह रहा था और इसको ख़ुसूसन जो है वो ईरान के हवाले से उन्होंने जोड़ा कि ईरान इसके बाद कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए, मेरा सवाल भी यही था और बहुत सारे लोग और भी यही पूछ रहे हैं। और जो बड़ा सवाल एक पैदा हुआ कि क्या ये एक अगर मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया है तो इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या कैबिनेट ने इतने इम्पॉर्टेंट मामले के ऊपर कोई बहस हुई? क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उन्होंने बैठ के इसके ऊपर बात की? क्या ये मामला सेनेट में, कौमी असम्बली में आया? क्या ये काबीना के अंदर रखा गया? क्या ये दिफा की और ख़ारजा की जो वजारतें हैं उनके अंदर ये मामला रखा गया? तो ये सबके लिए एक सरप्राइज़ है। ये मामला पार्लियामेंट से बाहर बाहर हो गया। हालांकि जो आइन है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय देता है। शहजाद अकबर साहब ने यह मामला उठाया, कुछ और लोगों ने भी उठाया। अब वज़रा ने जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन तर्ज का एक इत्तेहाद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर वर्ल्ड सुपर पावर बन गए हैं और पाकिस्तान जो है वो फ़ौजी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है और सऊदी अरब जो है वो माशी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है। राना सनाउल्लाह साहब को क्या सुपर पावर का मतलब भी पता है कि वो क्या होती है? सुपर पावर का मतलब सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इंडस्ट्री है, दुनिया के बेशुमार अलूम हैं, उनके ऊपर कितनी आपकी कमांड है, आलमी मीडिया पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी इदारों पर आपका कंट्रोल क्या है, दुनिया के जदीद तरीन हथियार क्या इन दोनों मुल्कों में से किसी एक के पास हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इस तरह शो किया जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब को मैं सुन रहा था कि ये 140 अरब डॉलर के पाकिस्तानी जो कर्ज़े हैं ये ऐसे एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। देखें, हमारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी ज़्यादती की है। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था ना, तब भी कुछ सहाफ़ी गए थे मशरक़ी पाकिस्तान में, उन्होंने आके एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश की। जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा उन्होंने वैसी तस्वीर कुशी कर दी, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए और वो भी मुजरिम है, इसके अंदर बराबर के शरीक हैं वो लोग। अब इसी तरह आज फिर हक़ाइक़ को मसख़ किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि SIFC ये गेम चेंजर है, ये हर चीज़ को बदल के रख देगा, ये बेशुमार सरमायाकारी लेके आएगा, 100-200 अरब डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज़ हमारी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। फिर कहा गया मिनरल्स बेचने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी कंपनी आई अमेरिका की, वो भी मुआहदा करके निकल गई, MOU साइन करके, और उनकी जो अपनी वर्थ है वो 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, छोटी सी कंपनी है। और मिनरल्स का हमने इतना रोला डाला कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत बड़ी बड़ी, फलाना मुल्क इतने अरब डॉलर दे रहा है, फलाना इतने अरब डॉलर दे रहा है, कुछ भी नहीं आया।
तो ट्रक की एक के बाद एक बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तानियों को लगा दिया जाता है। अब ये एक और ट्रक की बत्ती में लगाया गया कि क्योंकि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का हमारे पास देने के लिए है क्या सवाए दिफा के, सवाए फौज के, और बचा क्या इस मुल्क में? हर चीज़ तो हमने तबाह कर दी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, पाकिस्तान में अमन व अमान ही नहीं है। और हम जब किसी और को कहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो क्या हम अपनी हिफाजत कर पा रहे हैं? आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फौजी जवान, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और आम शहरी रोज़ाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं। कितनी जानें रोज़ चली जाती हैं। क्या हम पाकिस्तान को महफूज बना पाए जो हम दूसरे मुल्कों को ये ऑफ़र कर सकते हैं कि हम आपको भी महफूज बनाएंगे? ये पाकिस्तान एक मुल्क है, एक सिक्योरिटी कंपनी नहीं है। अहमद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी राणा सनाउल्लाह साहब की बात तो सुने ना, वो कहते क्या है? वो कहते हैं जी कि जिस मुसलमान मुल्क पर जारियत होगी तो ये वर्ल्ड सुपर पावर इसका नोटिस लेगी और मदद करेगी। भाई 56 इस्लामी मुल्कों की एक फ़ोर्स पहले भी बनाई हुई है हमने, और इसराइल को वो हमले से अभी तक मना नहीं कर सकी। सबसे पहले अगर ये एक फ़ोर्स बनी है और इसी मकसद के लिए बनी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म और बर्बरियत बंद करवानी है, तो कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहिए इस फ़ोर्स को। क्या ये कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसके मकासद वो नहीं है। और हरमैन शरीफैन का क्योंकि एक जज्बाती बड़ा हमारी वाबस्तगी है हरमैन शरीफैन के साथ, तो ये उसका नाम बीच में लेकर आते हैं सारे, और मौलवी हमें ब्लैकमेल करते हैं उसके बाद। जबकि अहमद कुरैशी हमारे साथ बता रहा है कि जनाब ये एक्चुअली इसके मकासद कुछ और है। ये कोई मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से बचाने के लिए ये इत्तेहाद नहीं हुआ। ये इत्तेहाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है ताकि जो दूसरे फ़िरके के मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक मजबूत ताकत बन जाए। ईरान वगैरह बाकी लोगों की बात हो रही है। तो ये अहमद कुरैशी साहब ने ये बात बताई, मैं अपने से नहीं कह रहा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में बदअमनी ख़त्म करनी पड़ेगी ना, दहशतगर्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, शिद्दत पसंदी ख़त्म करनी पड़ेगी। सऊदी अरब में तो ऐसे वाक़यात नहीं होते, पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान की ज़्यादा माशी ज़रूरतें हैं और इस किस्म की ज़रूरतें सिक्योरिटी की पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में लोग गैर महफूज हैं, सऊदी अरब में नहीं है। तो अब ये फ़ौज अगर सऊदी अरब के साथ हम एक मुआहदे में जा रहे हैं, तो क्या यमन से लड़ेगी, ईरान से लड़ेगी, या ये सिर्फ एक मुआहदा रहेगा? और क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा जब खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है? तो ये भी सवालात लोग उठा रहे हैं। तो सवालात का एक भंडार है। लेकिन फिर भी मैं बतौर एक सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जितने अच्छे हों उतने कम हैं, जितने मुआहदे हों उतने कम हैं। हमें हर फील्ड के अंदर मुआहदे करने चाहिए, चाहे दिफा है, चाहे मईशत है, चाहे कोई और शोबे है, तालीम का शोबा है, टेक्नोलॉजी का शोबा है, और इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लेबर जाती है। तो हर शोबे में, हर जगह पे हमें सऊदी अरब के साथ मुआहदे करने चाहिए। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के मफाद में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया मेचोर। उन्होंने कहा जी अभी तक हमें ये तो नहीं पता कि इस मुआहदे के अंदर क्या है, इसकी तफसीलात तो अभी हमारे साथ शेयर नहीं की गई। वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, किसी को आइडिया नहीं है कि तफसीली मुआहदा क्या है, इसके अंदर डिटेल्स क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा मजबूत जब हो, जिस भी मुआहदे से हो, हम उसकी हमायत करते हैं। ये बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं किसी भी बहाने, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान को किसी और मुसलमान मुल्क से अपने आप को दूर नहीं करना, ये भी सेम टाइम में बड़ा ज़रूरी है। हमारे सऊदी अरब के साथ मिसाली और शानदार ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और किसी एक मुल्क से ताल्लुकात के लिए दूसरे मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, शाम के सदर जुलानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने इस मौके पे स्टेटमेंट ये दिया कि इसराइल के साथ कोई सिक्योरिटी मुआहदा शाम भी करने जा रहा है। ये खुशखबरी उन्होंने सुनाई है। देखिए, अब सिचुएशन आप ज़रा दुनिया की चेक करें कि शामी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करवाई थी सऊदी क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब में, और शाम के सदर जो हैं वो इसराइल के साथ मुआहदा कर रहे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। तो सब अपने अपने फ़ायदे के मुताबिक अपने अपने फ़ैसले करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ये पूरा हक है कि पाकिस्तान अपना जो भी फ़ैसला करे वो अपने फ़ायदे के मुताबिक करे, लेकिन फ़ैसलों में कुछ उसूल जो हैं वो बड़े वाज़े होने चाहिए कि हम किसी भी दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में,
गज़ा में रोज़ाना की बुनियाद पे नस्लकुशी हो रही है मुसलमानों की। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो शहीद कर दिए जाते हैं, बड़ों को शहीद कर दिया जाता है, इमदादी कार्रवाइयाँ रोक दी जाती हैं, पूरा एक घेरा डाला गया है। एक बड़ा हमला है जो गज़ा के ऊपर अब हुआ है, उसके अंदर ज़मीनी और समंदर से और फ़िज़ाई तीनों तरफ से बमबारी की जा रही है। अब बड़ी तादाद में लोग जो है वो गज़ा को छोड़कर जा रहे हैं, फ़लस्तीनी। अब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में सारी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि गज़ा में जंगबंदी हो जाए, लेकिन अमेरिका इसको वीटो कर देता है। ये छठी मरतबा हुआ है अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। वीटो पावर होती है उन ममालिक के पास, ये 5 बड़े मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर है। बाकी तमाम मुल्कों ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी करवाई जाए, लेकिन इसराइल की हमायत में अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। और उसी डोनाल्ड ट्रंप को जो जंग जारी रखना चाहते हैं, जो गज़ा के अंदर इस वक्त जो खून रेजी हो रही है उसको रोकने के हक़ में नहीं है, उसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की हुकूमत ने नामज़द कर दिया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ये पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए था कि सिर्फ़ इस चक्कर में कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा अमरीकी सदर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है और मामलात को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे इतना भोंडा उन्होंने अमल दरामद किया कि सबसे पहले पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, और बाद में इसराइली नेतन्याहू ने भी कर दिया और बाकी जगहों से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसका नतीजा क्या निकला। आज अगर इसराइल में जंगबंदी नहीं हुई और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदाद पास नहीं हुई, जैसे वीटो कर दिया गया, तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका है ना, उनकी हुकूमत है और ये उनका फ़ैसला है। तो पाकिस्तान से या पाकिस्तानी हुक्मरानों से इसका जवाब मांगना चाहिए। जब भी वो मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी नहीं होने दे रहे गज़ा में और मुसलमानों का, निहत्ते लोगों का खून बह रहा है, और आपने उन्हें नामज़द कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए। क्या ये अजीबो-गरीब सूरत हाल नहीं है? क्या इस पे आपको शर्मिंदगी नहीं है अपने इस फ़ैसले पर? ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ट्रायल है 9 मई का, वो ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया गया है, और दहशतगर्दी की अमजद शाह साहब जो जज हैं उनकी अदालत में समाअत होगी। अब इमरान खान साहब को मशवरा ये भी दिया गया है कि वो इसका बाइकआउट कर दें और इससे इनकार कर दें ऑनलाइन जाने से। वो कहिए ठीक है, मुझे अदालत में लेकर जाओ, और इसके लिए प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। शहजाद अकबर और दीगर कई और लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो ऑनलाइन पेश हो सकें अदालत में, तो उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें ये इख्तियार नहीं दिया गया, नहीं जी नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमारी जान खतरे में। लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि आप आएंगे नहीं तो आप फारिग हैं, इश्तिहारी कर दिए, फारिग कर दिए। अब इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ्तार हैं और उन्हें कह रहे हैं जी आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए कि खुली अदालत के अंदर ये केस चलाया जाए और मुझे खुली अदालत के अंदर पेश किया जाए जज के सामने, मैं तो अवेलेबल हूँ। अब चाहे ये समाज जेल के अंदर हो, चाहे ये समाज जेल के बाहर हो, तो इमरान खान साहब के सामने होनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो ये मामला उठाए। इमरान खान साहब, इसको रोकने की वजह क्या है ये समझें आप। 9 मई का जो ट्रायल है ना, उसमें खाली इमरान खान नहीं है, उसमें पीटीआई की बहुत सारी क़यादत भी है। पीटीआई की क़यादत में से जो भी इमरान खान साहब को मिलता है ना, वो खुदकुश एक वर्कर बन जाता है इमरान खान साहब का, और उसको बड़ी एनर्जी मिल जाती है। मैंने उसको एक जो बात की खुदकुश की, वो मैंने एक मिसाल के तौर पे की है। अब इसको खुदकुश बम्बार ना समझ ले कोई। तो इमरान खान साहब से जो भी मिलकर आता है ना, वो उसके जज्बात कुछ और हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से बयानियाँ लेकर आता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा होती है। फिर इमरान खान साहब के अंदर से स्टेटमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी बातें भी वो करते हैं। तो इसलिए अब जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने कहा जी इनको आपस में मिलने ही ना दें। जेल में ट्रायल होगा तो ये सारे रहनुमा जेल में जाएंगे, वहाँ इमरान खान से मिलेंगे, मुशावरत करेंगे, बातचीत होगी, फिर काम ख़राब हो जाएगा। इमरान खान को बाहर ला नहीं सकते तो ऑनलाइन कर देते हैं। वो इमरान खान साहब को ऑनलाइन अब इसके अंदर पेश करने का फ़ैसला किया गया। तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इससे इनकार कर दें और वो ये कह दें कि जनाब मुझे मेरा हक़ दिया जाए और ओपन कोर्ट के अंदर मेरा ट्रायल किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे ऑनलाइन, हालांकि मैं दस्तयाब हूँ, मैं तो गिरफ़्तार हूँ। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब को जब गोलियाँ लगी थी और जब उनकी जान खतरे में थी, तो इमरान खान साहब के वकला ने कई मरतबा कहा अदालत को कि मैं ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मैं अपने घर से लैपटॉप लगा के ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मेरी जान को ख़तरा है, ज़ख्मी भी हूँ। लेकिन अदालत बज़िद थी कि नहीं नहीं, बनफ़्से नफीस इमरान खान साहब खुद
अदालत में आकर पेश हों। तब उन्होंने जिद की, लेकिन अब इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए और वो तमाम मिसालें सामने रखनी चाहिए। नादरीन, एक ड्रोन हमला हुआ है बलूचिस्तान में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये समीदीन बलोच साहिबा ने इसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये तस्वीर किसी कश्मीर या फ़लस्तीन में होने वाले जबर और आम शहरियों पर बमबारी की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की है। ये एक ड्रोन हमले का नतीजा है जो कल बलूचिस्तान के शहर खुजदार जहरी में हुआ। इस हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, जिन्हें खाक और खून में नहला दिया गया। अब ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के ऊपर भी ड्रोन हमला हो जाता है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये ड्रोन हमले इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए, इससे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती, लेकिन लगातार पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए लंदन में इतलात के मुताबिक, और आसिम मुनीर साहब के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, और मुबैना तौर पे 20 तारीख को ये कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका पता चल गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इसका पता चल गया, तो उन्होंने सेम टाइम पे एक एहतजाज रख लिया। मैंने आपको बताया था ना कि एक एक बंदा चुना जा रहा है, एक एक बंदा फाइनलाइज किया जा रहा है, ताकि एक सियासी माहौल पूरा बनाया जा सके और 400-500 बंदे इकट्ठे करके अपनी पावर शो करने की कोशिश की जाए एक बंद माहौल में, जहाँ पे आसिम मुनीर साहब मुबैना तौर पे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ये कर रहे हैं और कोई इन्विटेशन मेरी नज़र से गुजरे हैं जो व्हाट्सएप में कहीं गर्दिश भी कर रहे थे, तो मैंने वो देखा भी है। उसमें बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप जनाब, आपको प्रॉपर चेक किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर शामिल की हैं। लिहाजा वो जो प्रोग्राम है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है। ज़रा ये पोस्टर अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि 20 सितंबर को सैटरडे को 3 बजे एक एहतजाज करने जा रहे हैं, और ऊपर आसिम मुनीर और इमरान खान की फ़ोटो बनाई हुई है। यानी ये मुकाबला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुताबिक आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में है। ये इन 2 लोगों के बीच में ये मुकाबला है, और बाकी किसी सियासतदान की फ़ोटो नहीं है, शहबाज शरीफ की, मरियम की, नवाज शरीफ, कोई खाते में ही नहीं है। उन्हें पता है इस वक्त इक़्तिदार आसिम मुनीर साहब के पास है, तो उनके खिलाफ़ किया है। आसिम मुनीर साहब के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, और नो एक्सटेंशन नो डिक्टेटर उन्होंने ये लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 20 तारीख को ये एहतजाज करा। अब ये तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान भी होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी। इससे पहले वो बहुत बड़े बड़े मुजाहरे करते रहे हैं यहाँ बरतानिया में, लेकिन सवाल ये, और इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने लिखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि ये मैंने इस पोस्टर में तो नहीं, एक और पोस्टर में मैंने देखा था, वहाँ लिखी हुई थी कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे। जो लोग नहीं चाहते कि उनका चेहरा नज़र आए, क्योंकि ये एम्बेसी वाले वीडियोस बना के और वो एजेंसियों को भेजते हैं, वो फिर उनकी फैमिली, उनके ख़ानदानों को ढूंढते हैं, वहाँ पे उन्हें हरासा करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए उनको मास्क दिए जाएंगे। मैंने पता किया तो पता चला कि इमरान खान साहब के चेहरे के मास्क हैं जो उनको पहनाए जाएंगे और लोग वहाँ पे एहतजाज करने के लिए आ जाएंगे। अब ये नादरीन इस वक्त सिचुएशन है। तो आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज 20 तारीख को एम्बेसी के बाहर जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान एम्बेसी जो है लंदन में, वहाँ पे इन्होंने फ़िलहाल अभी तक जो प्रोटेस्ट का एरिया बताया है वो यही है, हाई कमीशन पाकिस्तान का जो है उसके बाहर ये एहतजाज किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि अंदर बंदे ज़्यादा हैं या बाहर बंदे ज़्यादा हैं। मुकाबला तो अब ये है, तो अब पता चलेगा कि PMLN ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर सकती है यहाँ पे, अपने सारे सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों से वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, वो ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर सकते हैं बरतानिया में, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा बड़ी तादाद में निकल के एहतजाज के लिए आते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर जो कल हुआ वाक़या पाकिस्तान में, हैरान कुन है कि एक दिन के लिए सिर्फ फ़ैसला आया जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, और वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला था, जिसमें एक मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब को, जो चेयरमैन PTA गलत तरीके से लगाया गया, उन्हें फारिग कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, और वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया जी आप नया लगाएं। तो आज जनाब उस फैसले की औकात ये है, यानी एक हाई कोर्ट के जज के फैसले की औकात एक रिटायर्ड जर्नैल के सामने कख भी नहीं है, और आज जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें वापस बहाल कर दिया गया। ये है नाजरीन इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की हालत, और इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि जजों को भी तुन दो, इदारों को भी तुन दो, अवाम को भी बेड़ा गर्क करके रख दो, सियासी जमातें फारिग कर दो, पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे मुल्क के ऊपर जबरन कब्जा कर लिया।
रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं बची। इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अब ले दे के हमारे पास सिर्फ फ़ौज रह गई है जो हम ऑफ़र कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।